हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया था, जिसमें कि अभी हम लोग फिलहाल 2018 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग 2018 के मॉडल पेपर का पार्ट 2 कवर करेंगे। और आज एक रात में भी क्लास चलेगी, जो कि 9 बजे क्लास चलेगी, जिसमें कि हम लोग 2018 के मॉडल पेपर का पार्ट 3 कवर करेंगे। और आज रात वाले क्लास में हमारा 2018 का मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस बात का चिंता बिल्कुल भी ना करें कि कब तक में ये मॉडल पेपर सीरीज कंप्लीट होगा। आपके एग्जाम से कम 1 से 1.5 सप्ताह पहले हम लोग इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे। बस आप चीजों को रिवाइज करते रहिए। आप जो भी वीडियो मैं पढ़ा रखा हूं उसको आप रिवीजन में रखिए, ठीक है, यदि आपके पास समय बचता है तो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट इस बात का भी है कि सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफी मेहनत लगता है और उस मेहनत का मेहनताना तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपको पता चलता है कि क्लासेस दिन में होंगी या रात में होगी। जैसे कि आज की क्लासेस दिन में भी है, रात में भी है, तो आपको इसी टेलीग्राम पे पता चलेगा, ठीक है। क्लासेस के नोटिफिकेशन जाते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स जो भी क्लासेस चल रही हैं, और टेलीग्राम पे क्विज भी रेगुलर बेसिस पे कराया जाता है। तो आप टेलीग्राम पे जाइए, उदित एकेडमी सर्च कीजिए, देन आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सबसे पहला क्वेश्चन है और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इससे मैं काफी कॉन्सेप्ट्स को कवर करूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। देखिए मैंने इसके ऑप्शन को टाइप नहीं किया, क्योंकि इसका ऑप्शन का कोई वजूद निकलता नहीं, क्योंकि सारा ऑप्शन एक ही टाइप का था, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, तो आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक हरा पौधा या फिर हरे पत्ती वाले पौधे अपने भोजन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन सवाल तो आपके एग्जाम में इतना इजी आएगा नहीं। आपके एग्जाम में क्या आएगा, देखिए आपके एग्जाम में जो आएगा वो प्रकाश संश्लेषण का सबसे ज्यादा आपको याद रखना है क्या, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया। यदि ये याद रखते हैं तो आपको मैक्सिमम चीजें कवर हो जाती है, ठीक है, इस प्रकाश संश्लेषण टॉपिक से। देखिए प्रकाश संश्लेषण का जो केमिकल इक्वेशन है वो आपको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है मैं बताता हूं। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है, जो कि पत्ती के रंध्र के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। फिर जल के द्वारा क्या अवशोषित होता है, जल। तो क्या क्या हुआ, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है और जल लिया जाता है मिट्टी के नीचे से। फिर इस दोनों को मिला दिया जाता है, ठीक है, इस दोनों को मिलाया जाता है, और किसकी उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में और सनलाइट के प्रेजेंस में, क्योंकि सनलाइट का होना भी जरूरी है। सनलाइट के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है कि C6H12O6 होता है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। ओके, क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है। इस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आती हैं आपके एग्जाम में, इस टाइप का क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। मैंने क्वेश्चन लिए, याद कैसे रखना है, जैसे देखिए इसी टाइप का सेम इक्वेशन दे देगा, कंफ्यूजन होगा आपको कौन सा है केमिकल इक्वेशन प्रकाश संश्लेषण का। तो याद रखिएगा कि आपको पता है कि पौधे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, तो जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। आप प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को पहचान पाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, वो आप क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, टेक 1 सेकेंड। जी हाँ, अब बिल्कुल विजिबल होगा, क्लियर। सबसे पहले क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बैलेंस्ड सिंबल इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का सबसे बढ़िया मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सा है। तो आप यहाँ पे देखिए सारा इक्वेशन एक जैसा लगेगा, आपको छांटने में परेशानी होगी, लेकिन आपको मैं छांटने का तरीका बताता हूं कि देखिए भैया कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा गैस बाहर निकलता है। तो भैया ऑक्सीजन, किसमें है ऑक्सीजन, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो मतलब 2 ऑप्शन बचा है मेरे पास। और कौन सा गैस लेता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये ऑप्शन बचा हुआ है। फिर क्या होता है, क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। तो मेरा ऑप्शन मिल गया ना, यहाँ पे बन क्या रहा है भैया, वो तो वाटर बन रहा है, तो ऐसा तो होता नहीं है। होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं, देन क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस बनता है, तो आंसर सी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। और आपके एग्जाम में कम से कम प्रकाश संश्लेषण वाली अभिक्रिया तो कम से कम 2 बार पूछी जा चुकी है। 2 3 4 ऑप्शन दे देगा,
आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरीके से याद रखना है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया जाता है, ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ा जाता है और बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे तो आपको चीजें आसानी से पकड़ में आएगी कि आखिर क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन को मैं समझाता हूं कि ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन आपको इंपॉर्टेंस पता चल गया कि इससे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए इसी केमिकल इक्वेशन से आपको एक चीज पता और चल जाएगा कि ये जो, तो देखिए ये जो प्रकाश संश्लेषण का अभिक्रिया है वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। क्या, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे जल जो है, वाटर है, इसका अपचयन होता है। ध्यान से सुनिएगा, इसका क्या होता है, अपचयन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उष्मा शोषण होता है। उष्मा शोषण मतलब समझ रहे हैं ना, सनलाइट क्या है, एक प्रकार का उष्मा है और ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, उष्मा शोषी, यानी ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो उष्मा शोषण हुआ। फिर उसके बाद जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, वो ग्लूकोज का निर्माण उपचयन विधि से हुआ है। किस विधि से, उपचयन विधि से। तो क्या आपको क्लियर हो रहा है? तो उसी तरीके से सीक्वेंस में आपको आंसर टिक करना है कि सबसे पहले जल का क्या होता है, अपचयन होता है, उसके बाद उष्मा का शोषण होता है, देन क्या होता है, उपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ठीक है, टेक 1 सेकेंड। तो अब आप करेक्ट सीक्वेंस पे ध्यान देंगे। जो प्रकाश संश्लेषण में सबसे पहले क्या होता है, अपचयित होता है। किसका अपचयन होता है, तो जल का अपचयन होता है। फिर उष्मा शोषी होता है। क्या होता है, उष्मा शोषी। देन उपचयन विधि के द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन टिक करना है। और आपको यह भी मैंने बता दिया कि अपचयित होता है तो किसका अपचयन होता है, तो जल का अपचयन होता है। उष्मा शोषण में किस उष्मा को लिया जाता है, तो सनलाइट को लिया जाता है। और उपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। क्या सभी को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? देखिए इससे कई तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मैं एक बार रिकॉल करता हूं, एक बार मैं समराइज कर देता हूं। देखिए भैया, प्रकाश संश्लेषण का जो प्रक्रिया होता है स्टेप बाय स्टेप होता है। उसका केमिकल इक्वेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, वाटर होता है, देन वो दोनों मिलकर के ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, सभी 6 लिए जाते हैं, बस ग्लूकोज में 6 आगे नहीं लगाया जाता। ये भी चीजें ग्रीन कलर से जो 6 दिख रही है उसको भी ध्यान में रखना है कि ग्लूकोज में 6 नहीं लगाया जाता है। ठीक है, चलिए बैलेंस इक्वेशन यदि छांटना हो तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा इस बात को लेकर के। फिर यहाँ क्या होता है, जल का अपचयन होता है तो अपचयित अभिक्रिया। फिर सनलाइट का अवशोषण होता है तो उष्मा शोषी। उसके बाद क्या होता है, उपचयन होता है। उपचयन के फलस्वरूप क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो क्या आपको क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा बेस्ट है। इस क्वेश्चन को वो बच्चे जरूर बता देंगे जो 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज में एक वीडियो मैंने लिया था, डीएनए वर्सेस आरएनए। सिर्फ उसमें डीएनए और आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस लिए थे। उसके लिए वो अगर लेक्चर देखे हैं तो ये क्वेश्चन काफी इजी है कि डीएनए में द्वि हाइड्रोजन बंधन निम्नलिखित के मध्य बनता है। तो देखिए मैक्सिमम बच्चों को पता होगा कि डीएनए में जो नाइट्रोजन, सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर आप देखने की कोशिश किया। अगर थोड़ा सा जूम किया जाए तो जूम करने के बाद मैं दिखाता हूं कि डीएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पहले हम लोग स्टडी करते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं। वो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं, जो कि क्या क्या है, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। तो ठीक है, इस तरीके से होते हैं 4 प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार। और इस नाइट्रोजनस क्षार में क्या होता है कि बेस पेयर्स बनाते हैं। ये क्या है, क्षार है, और क्षार फिर जोड़े में जाते हैं। तो जोड़े में जाते हैं तो एडेनिन जब भी जुड़ता है तो थाइमिन के साथ जुड़ता है, और गुआनिन जब भी जुड़ता है तो साइटोसिन के साथ जुड़ता है। और इंटरेस्टिंग बात अब पता चलेगा कि एडेनिन और थाइमिन के बीच क्या बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लियर, गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितने बंध होते हैं, ट्रिपल बंध होते हैं। और ये जो बंधन है, ये जो बॉन्ड है, इसका प्रकृति क्या है, नेचर क्या है, तो ये हाइड्रोजन बंधन प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, हाइड्रोजन बंधन प्रकार के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच जो बंधन है, ये दोनों किस प्रकार का बंधन है, द्वि हाइड्रोजन बंधन है। और गुआनिन और साइटोसिन के बीच का जो बंधन है, 3 हाइड्रोजन बंधन है। क्लियर है? तो अब हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि डीएनए के द्वि हाइड्रोजन बंधन बोल रहा है। और द्वि हाइड्रोजन बंधन मैंने बताया कि किसके बीच होता है, एडेनिन एवं थाइमिन के बीच होता है। तो ऑप्शन आप छांट लीजिए, सबसे पहला ही ऑप्शन है हमारा एडेनिन और थाइमिन। तो एडेनिन थाइमिन के बीच जो बंधन होता है वो डबल बॉन्ड होता है।
और गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो बंधन होता है वो क्या कहते हैं त्रि हाइड्रोजन बंधन होता है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि आप 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज के एक वीडियो को जरूर देख लीजिए, वो डीएनए वर्सेस आरएनए है। उस वीडियो से कम आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो कंफर्म आएंगे, यानी 8 मार्क्स। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, डीएनए वर्सेस आरएनए नाम से वीडियो बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैं बहुत सारे डीएनए के कॉन्सेप्ट को कवर किया हूं, यहाँ पे थोड़ा सा उसका झलक दिखा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। तो देखिए भारतीय गन्ना जो है, गन्ना का सबसे बेस्ट क्वालिटी साउथ में देखा जाता है। किधर? साउथ में उगने वाला गन्ना, साउथ कहने का अर्थ हुआ साउथ इंडिया होता है ना, तमिलनाडु वगैरह में, तो उधर उगने वाला गन्ना मोटा भी होता है और उसमें शुगर का क्वांटिटी भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो भारत में जो गन्ना का प्रजनन अनुसंधान संस्थान बनाया गया वो कोयम्बटूर में बनाया गया। कहां बनाया गया? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहां है, किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। कहां है? तमिलनाडु में है। और कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। तो भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान का स्थापना कहां हुआ था? कोयम्बटूर में हुआ था। उसी को राज्य में बोले तो तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में। और कब हुआ था? तो 1937 में। ओके, आप लोग कंफ्यूज नहीं हुई, 1937 में इसका हुआ था क्या? भारतीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान का स्थापना हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव से हुई थी? आपको पता है कि भोपाल गैस त्रासदी जो फेमस एक त्रासदी है, एक घटना है जिसमें कि एक गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण कई मजदूर मारे गए थे। तो किस गैस का रिसाव के कारण यह हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसका आपको यह भी पता होना चाहिए कि कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। और किस राज्य में यह हुआ था? तो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी ही ना है भोपाल। तो भोपाल में क्या हुआ था ना, गैस का त्रासदी, उस घटना को ही भोपाल गैस त्रासदी बोल दिया गया था। एक कीटनाशक के कहते हैं षड्यंत्र था, यानी वो फैक्ट्री था कीटनाशक का, उसी में एक गैस के कहते हैं स्राव हो गया था, रिसाव हो गया था, जो क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट। और कई मजदूरों की जान भी गई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। कब हुआ था? ये 1984 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर 1984 में, दिसंबर 2 या 3 दिसंबर के लमसम में, डेट नहीं पता, लेकिन दिसंबर में हुआ था 1984 में। ठीक है, इतना चीज आप ध्यान रखेंगे काफी है। ठीक है, ये सब हिस्टोरिकल बातें हैं लेकिन पूछे जाती हैं, फेमस चीज है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। धात्विक प्रदूषण से होने वाली मिनी माटा तथा इटाई निम्न धातुओं से होता है। देखिए मिनी माटा और इटाई धात्विक प्रदूषण के कारण होता है, ये आपको पता है। और मिनी माटा कौन से धात्विक प्रदूषण के कारण होता है? तो Hg कहने का अर्थ क्या हुआ? Hg कहने का अर्थ हुआ पारा। और इटाई किसके कारण? कैडमियम के कारण। किसके कारण? कैडमियम के कारण। तो मान लीजिए जल है, ठीक है, आप जल पीते हैं और जल यदि धात्विक प्रदूषण हो गया, जल क्या हो गया? धात्विक प्रदूषण हो गया, पारा और कैडमियम का, तो आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपका पहला ही ऑप्शन मिल गया, Hg तथा कैडमियम। ठीक है, मिनी माटा के लिए कौन सा धातु रिस्पॉन्सिबल होता है? तो Hg यानी पारा या फिर मरकरी, और इटाई के लिए कैडमियम। क्लियर? तो धात्विक प्रदूषण किसके द्वारा हो सकता है? जल के द्वारा। जल में ही ये धातु मिल जाए और आप उसको पी लें तो आपको इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी और रुबिएसी कुल के सदस्यों के बीच सहचार्य कहलाता है। देखिए क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको ट्विस्ट किया है कि रुबिएसी कुल में क्या आता है। आपको पता है क्या? रुबिएसी कुल में जितने भी फ्लावर्स हैं सभी आते हैं। क्या? फ्लावर्स आते हैं, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रुबिएसी कुल कहते हैं। ठीक है, रुबिएसी फैमिली में मैक्सिमम फ्लावर्स आते हैं। और चींटी और सहचार्य यानी क्या? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है? वो वैसा रिलेशनशिप जिसमें क्या हो? दोनों को फायदा हो, होस्ट को भी और गेस्ट को भी। होस्ट भी गेस्ट को कुछ दे रहा हो और गेस्ट भी होस्ट को कुछ दे रहा हो। तो इस तरीके को रिलेशनशिप को हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो चींटी और फूलों के बीच जो सहजीवी संबंध होगा उसका क्या कहेंगे? तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि किसी फूल में यदि चींटी के द्वारा, क्या सहजीवी के द्वारा क्या होता है? चींटी क्या करा देगा? फूल का क्या करा देगा? परागन करा देगा। परागन यानी क्या करा देगा? पॉलिनेशन करा देगा।
पॉलिनेशन समझ रहे हैं ना, कि जैसे कि क्या कहते हैं, मेल गैमिट फीमेल गैमिट से मिलने के लिए क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, किसमें, फ्लावर्स में, ठीक है। तो परागन प्रक्रिया होता है वो चींटी के द्वारा भी हो सकता है, फिर किसी मधुमक्खी के द्वारा भी होता है, और भी पक्षियों के द्वारा भी होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि चींटी के द्वारा यदि होता है परागन, यहाँ पे मेनली वो पूछना चाह रहा है परागन प्रक्रिया जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो चींटी के द्वारा जो परागन प्रक्रिया होता है उसको हम लोग मिर्मेकोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्मिकोफिली। क्लियर। देखिए यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि रुबिएसी कुल यानी फ्लावर्स की फैमिली के बारे में बात कर रहा है। तो चींटी और रुबिएसी कुल के सदस्यों के बीच जो सहचार्य कहलाएगा यानी परागन होगा चींटी और इसके बीच, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिर्मेकोफिली। लेकिन आपको सारी चीजें याद रखनी, चारों ऑप्शन के बारे में। ऑर्निथोफिली ये भी इंपॉर्टेंट है, जब पक्षी के द्वारा अगर जो परागन प्रक्रिया होता है तो उसको हम लोग ऑर्निथोफिली कहते हैं। फिर एंटोमोफिली जब किसी कीट के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा क्या होता है, परागन होता है तो उसको हम लोग एंटोमोफिली कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन एंटोमोफिली ही हो गया है, लेकिन एनिमोफिली होगा ऑप्शन में, मतलब जो टाइप हो गया है सेम चीज हो गया है। तो एनिमोफिली यदि रहता है तो एनिमोफिली होता है वायु के द्वारा परागन होता है, विंड के द्वारा पॉलिनेशन यानी वायु के द्वारा यदि परागन हुआ तो एनिमोफिली, और मिर्मेकोफिली चींटी के द्वारा, एंटोमोफिली कीट के द्वारा, और ऑर्निथोफिली पक्षियों के द्वारा। जो भी बच्चे 500+ प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए हैं उनको ये सभी बातें पता होंगी, क्योंकि वहां पे मैंने डिटेल से डायग्राम के साथ कवर किया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मूल का उत्पाद नहीं है। देखिए मूल यानी क्या, जड़, और जड़ के रूपांतरण से क्या क्या बना हुआ है, चुकुंदर। जी हाँ, चुकुंदर समझ रहे हैं ना, इपोमिया बेटेटस, इसको हम लोग साइंटिफिक नेम में क्या कहते हैं, इपोमिया बेटेटस। मूली भी क्या है, मूल का ही रूपांतरण है। और गाजर, ये गाजर, मूली और चुकुंदर ये तीनों क्या है, कहते हैं जड़ का रूपांतरण है। लेकिन आलू तने के रूपांतरण से बनता है, यानी स्टेम के मॉडिफिकेशन से क्या बनता है, आलू बनता है, ठीक है। तो ये सब मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आलू जो आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर आता है। और आलू को एक भूमिगत तना भी कहा जाता है, क्योंकि भूमि के अंदर ये होता है, ठीक है। या आपको जानना है कि आलू क्या है, भूमिगत तना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कवर हो गया ये क्वेश्चन कि कौन सा मूल का उत्पाद नहीं है, तो वो है आलू, क्योंकि आलू किसका उत्पाद है, तने का रूपांतरण के स्वरूप बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसने पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो देखिए प्राकृतिक वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया था वो किया था बेंथम तथा हुकर ने। किसने किया था, बेंथम तथा हुकर ने। और बेंथम और हुकर के बारे में बस एक ही लाइन आपको याद रखना है कि बेंथम तथा हुकर ने क्या किया था, पौधे के प्राकृतिक नेचुरल क्लासिफिकेशन जो किया था वो किसने किया था, बेंथम एंड हुकर ने। लेकिन कैरोलस लिनियस के बारे में आप बात 2-3 लाइन याद रखना है। द्विजगत जो किया था, टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी द्विजगत वर्गीकरण का जो किया था वो किसने किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। और कैरोलस लिनियस को ही वर्गीकी का पितामह भी कहा जाता है। कैरोलस लिनियस को क्या कहा जाता है, वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ओके, तो यहाँ इस स्लाइड से आपको 2-3 तरीके के क्वेश्चन बने। 2-3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। क्या क्या, सबसे पहला कि पौधे का प्राकृतिक वर्गीकरण किसने किया था, तो बेंथम एवं हुकर ने किया था। लेकिन कैरोलस लिनियस के बारे में क्या, द्विजगत वर्गीकरण, टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। और क्या कहते हैं, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, फिर वर्गीकी का पितामह फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसको कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलियम सेपा प्याज संबंधित है किस कुल से। देखिए एलियम सेपा किसको कहा जाता है, प्याज को कहा जाता है। याद रखिएगा प्याज का जो साइंटिफिक नेम होता है वो एलियम सेपा होता है। और एलियम सेपा जो है वो किससे संबंधित है, किस कुल से संबंधित है, तो लिलिएसी फैमिली से संबंधित है। किससे, लिलिएसी फैमिली से संबंधित है। कौन सा, प्याज, जो कि एलियम सेपा उसका क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। और आपको कुछ फैमिली याद रखना है, जैसे कि सोलेनेसी फैमिली भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत आता है जैसे कि आलू, ठीक है। इसलिए आलू का साइंटिफिक नेम भी इसी के जैसा होता है, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम। आलू का साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोलेनम ट्यूबेरोसम होता है। और आलू किस फैमिली से बिलोंग करता है, सोलेनेसी से। और दलहन फसलें, दाल जैसे चना, अरहर, मूंग, मसूर, खेसारी, ये सब दाल जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो लेगुमिनेसी से। ये 2-3 फैमिली आपको ध्यान रखना है। प्याज लिलिएसी फैमिली से, सोलेनेसी फैमिली
फैमिली से कौन, आलू, और दलहन फसलें लेग्यूमिनेशी फैमिली से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा लैक्टोजेनिक हार्मोन है। लैक्टो वर्ड आ गया मतलब दूध वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, पता है ना, दूध में जो क्या कहते हैं, लैक्टो वर्ड जहां आए वो दूध वाला, ध्यान रखिएगा। लैक्टोजेनिक यानी दुग्ध उत्पादक हार्मोन, जो दूध का उत्पादन करे वो कौन सा हार्मोन है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे माँ का स्तन है तो माँ के स्तन के अंदर यानी ब्रेस्ट, माँ के ब्रेस्ट में है, जो कोई भी लेडी है उसके ब्रेस्ट यानी चेस्ट यानी स्तन यदि हिंदी में बोले तो स्तन में जो दुग्ध का उत्पादन होता है वो तो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण होता है। किस हार्मोन के कारण, प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण। लेकिन मिल्क का इजैकुलेशन यानी दूध जो बाहर आता है, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बच्चा जब माँ के स्तन में मुंह लगाता है, निप्पल में मुंह लगाता है, देन वो जो दूध आसानी से बाहर आ पाता है वो किसके कारण है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। क्या, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है, जिसके कारण क्या होता है, इधर मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे कि मिल्क इजेक्ट हो पाता है, यानी मिल्क बाहर आ पाता है आसानी से। ठीक है, और आपको बता दे कि जैसे कि कोई गाय है जो कि गाय का बच्चा नहीं है तो उसको जो इंजेक्शन दे करके दूध निकाला जाता है तो उस समय कौन सा दूध इंजेक्शन दिया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्योंकि दूध का उत्पादन में प्रोलैक्टिन हार्मोन मदद करता है, लेकिन दूध के निष्कासन में यानी इजैकुलेशन में वो कौन मदद करता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इस तरीके से क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि दुग्ध उत्पादक हार्मोन, जैसे लैक्टोजेनिक हार्मोन अगर बात करें तो प्रोलैक्टिन हार्मोन, दुग्ध उत्पादक हार्मोन बोले तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन दुग्ध स्रवण हार्मोन, दुग्ध का स्रवण करने वाला हार्मोन कौन है, जो कि दुग्ध को स्रावित करता है, बाहर निकालने में मदद करता है, या फिर मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन इंग्लिश में बोले तो वो है ऑक्सीटोसिन। क्लियर, समझ रहे ना। इंग्लिश में बोले तो आपको बता दें कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन, मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन ऑक्सीटोसिन। क्लियर, समझ रहे ना कि लैक्टोजेनिक हार्मोन या दुग्ध उत्पादक हार्मोन के बारे में पूछ रहा है तो प्रोलैक्टिन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का कौन सा भाग इनामेल से ढका होता है। ये भी क्वेश्चन वो बच्चे कर लेंगे जो कि 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को फॉलो किए होंगे, क्योंकि वहां पे मैंने दांत के बारे में बताया है, इनामेल के बारे में। ठीक है, देखिए हमारे दांत को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक भाग, सबसे ऊपरी भाग को हम लोग क्राउन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं। मिडिल वाले भाग को नेक कहते हैं और सबसे नीचे वाले भाग को रूट कहते हैं। यदि आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं इस डायग्राम को। देखिए, क्राउन, नेक एंड रूट, और सबसे ऊपर वाले हिस्से को, जो ये व्हाइट वाला हिस्सा है, उस व्हाइट वाले हिस्सा को हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनामेल कहते हैं। और ये हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग, जो कठोर भाग, सबसे टाइट भाग होता है वो एनामेल होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि दांत का कौन सा भाग इनामेल से ढका होता है। तो दांत का कौन सा भाग इनामेल से ढका होता है, तो ये जो क्राउन वाला भाग है बस उतना ही ना इनामेल से ढका होता है। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर हो गया, क्राउन। मूल यानी क्या, रूट, रूट तक तो इनामेल आता नहीं है। देखिए डेंटाइन को भी बिल्कुल कवर करता है, लेकिन डेंटाइन तो इसको भी हम लोग डेंटाइन ही कहते हैं ना। देखिए बात ऐसा है कि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर डेंटाइन भी तो कवर होता है, क्योंकि डेंटाइन तो ये है, तो डेंटाइन अंदर तक भी जाता है ना सर, तो इस कारण से डेंटाइन को कंप्लीट कवर नहीं कर पाता है इनामेल। लेकिन यहां बोल रहा है कि दांत का कौन सा भाग एनामेल से ढका हुआ है, पूरे तरीके से एनामेल से ढका हुआ है, तो वो जो क्राउन वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, वो क्या होता है, पूरे अच्छे तरीके से ढक जाता है एनामेल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। तो भैया सीधा सीधी याद रखिए कि न्यूरोजेनिक हार्मोन तिलचट्टा में पाया जाता है। ठीक है, किसमें, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है क्लास 11th का, कि न्यूरोजेनिक हार्ट जो पाया जाता है वो तिलचट्टा में पाया जाता है। और मानव यानी ह्यूमंस में जो हार्ट पाया जाता है, हम लोगों में जो हृदय पाया जाता है वो मायोजेनिक हार्ट है। कौन सा, मायोजेनिक हार्ट होता है, जबकि तिलचट्टा में न्यूरोजेनिक हृदय पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ये भी क्वेश्चन वो बच्चे कर ले जाएंगे जो कि 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज को अच्छे तरीके से किए होंगे, क्योंकि परानिस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किसमें होता है, तो मैंने नेफ्रॉन के बारे में बताया था, किडनी के बारे में, कि किडनी का जो स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, यानी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होता है, वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। और नेफ्रॉन का ही पार्ट है सबसे ऊपर वाला जो बोमेन कैप्सूल कहलाता है। इस बोमेन कैप्सूल में क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। किसके द्वारा? ग्लोमेरुलस के द्वारा। किसके द्वारा? ग्लोमेरुलस के द्वारा। तो वही पूछ रहा है कि परानिस्पंदन होता है वो किस में होता है? तो बोमेन कैप्सूल में होता है। किस में होता है? बोमेन कैप्सूल में। और हिंदी में लिखे तो बोमेन संपुट भी लिख सकता है, ठीक है। तो बोमेन संपुट लिखे या फिर बोमेन कैप्सूल लिखे, वो आपको ध्यान रखना है। निस्पंदन जो होता है वो किस में होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वो बोमेन कैप्सूल में होता है। किसके द्वारा होता है? तो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रहित होने पर भी बिल्कुल में समर्थ है? देखिए बिल्कुल तो यहाँ नहीं होगा, वहाँ मिसप्रिंट हुआ है, गुणन में समर्थ है। द्विगुणन, यहाँ पे द्विगुणन की बात करें, लेकिन हम लोग वो नहीं भी रखा रहेगा तो फिर भी हम लोग समझ छांट सकते हैं। मेनली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये था कि कौन सा कोशिकांग है, ऑप्शन के हिसाब से छाटा था, जो कि डीएनए रहित होता है। डीएनए रहित मतलब होता है कि जिसमें कि डीएनए नहीं हो। कौन सा कोशिकांग है जिसमें कि डीएनए नहीं है? तो प्लाज्मिड, जी हाँ डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जी हाँ डीएनए होता है। किस प्रकार का? 70S प्रकार का डीएनए होता है। फिर सेंट्रियोल, छोड़िए, केंद्रक में भी डीएनए होता है। तो आपको पता चल गया कि इस तीनों में डीएनए होता है, लेकिन सेंट्रियोल में डीएनए नहीं होता है। मैं देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन ये था, मेनली क्वेश्चन का फोकस ये था कि कौन सा कोशिकांग है जिसमें कि डीएनए रहित है, मतलब डीएनए जिसमें नहीं पाया जाता है। कौन सा कोशिकांग है? तो वो सेंट्रियोल। क्या है? सेंट्रियोल, जिसमें कि हमारे शरीर में इस तरीके से पाया, हमारे कोशिका में इस तरीके से पाया जाता है कि 90 डिग्री पे 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। दोनों मिला करके हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोजोम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोजोम है, ये इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? डीएनए नहीं पाया जाता है। और इसका काम क्या है? कोशिका विभाजन करना। क्या? कोशिका विभाजन जो करता है, क्या कहते हैं, जंतुओं में, जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में जो कि कोशिका का विभाजन होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो ये सेंट्रियोल के द्वारा होता है। और ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है, यानी पादप कोशिका में ये क्या कहते हैं, क्या होता है? एब्सेंट होता है, यानी नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का। वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीव नहीं जीन। क्या? यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। वाई गुणसूत्र पे जो जीन पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सबसे पहले तो वाई गुणसूत्र के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि एक्स वाई क्या है? दोनों सेक्स क्रोमोसोम है। और वाई गुणसूत्र स्पेसिफिकली सिर्फ किस में पाया जाता है? तो नर में पाया जाता है, यानी मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो वाई में जो पाया जाने वाला गुणसूत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुणसूत्र। वाई एक प्रकार का क्या है? सेक्स क्रोमोसोम है। और इस सेक्स क्रोमोसोम पे जो जीन पाया जाता है उसको हम लोग होलेंड्रिक जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? होलेंड्रिक जीन कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वाई गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन को हम लोग क्या कहते हैं? होलेंड्रिक जीन कहते हैं। ओके, तो क्या कहते हैं? ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए आज का क्लास यहीं पे खत्म हुआ। लास्ट क्वेश्चन था, कैसा लगा? मेरे ख्याल से मैंने सभी चीजों को आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है, कुछ भी नया सीखने को मिला और आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप्स हैं आपके फार्मेसी से रिलेटेड उसको शेयर कर दीजिए। और आपको बता दें कि उदित फार्मेसी क्लासेस नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हमारे इस एग्जाम से रिलेटेड बेसिक सॉल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पे कोई वीडियोज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इस बार इवेल्युएट किए थे, ताकि आपको कम समय में रिविजन हो सके। जैसे कि यहाँ पे आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर MCQ मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा, जो कि अभी मॉडल पेपर चल रहा है फिलहाल। और क्या कहते हैं, इसका क्या कहते हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल है, ठीक है। ये थोड़ा सा हेल्प करने के लिए है। यदि आपका मन है तो आप इसको एनरोल कर सकते हैं। और कोई तरह का डाउट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके बात उदित फार्मेसी या फिर उदित एकेडमी से आप बात कर सकते हैं फिर, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं। आपको बता दें कि आज रात में भी क्लास होगा, 9 बजे रात में क्लास होगा। कल क्लासेस नहीं हो पाई थी क्योंकि मैंने पूरे क्लास का सब चीज रेडी कर लिया था, लेकिन फिर पास में शादी हो रही थी, जिस कारण से क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था। तो ठीक है, तो रात में भी आज का 2 क्लास होगा, जिसका हमारा 2018 का मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिएगा तो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं रात वाले नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।